Good morning students, I welcome you all in chemistry class. We were studying the D and F block elements. Today we have to see the electronic configuration of the ions of the D block elements. Earlier we have seen the electronic configuration of D block elements. What was the general electronic configuration? Let us revise that. That is N minus 1 D 1 to 10, okay, and ns 1 to 2. That was the general electronic configuration. Okay, now today we'll see the electronic configuration of the ions of the D block element. ठीक है, ions का electronic configuration देखेंगे. जैसे if you can see there's like chromium 3 plus ion, nickel 2 plus ion, Mn 2 plus ion, iron 3 plus ion, copper plus ion, zinc 2 plus ion. ठीक है, इनका हम electronic configuration देखेंगे. Before seeing this electronic configuration, let me revise that above principle through which we have seen how the electrons are filled in the different orbitals. We all know, according to above principle, 4s is filled first, then after 3d is filled. ठीक है बच्चों, जब हम इलेक्ट्रॉन्स को फिल करते हैं तो 4s ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन पहले जाता है इन कंपैरिजन टू 3d. ठीक है, अगर अगली सीरीज़ की बात करें तो 3D सीरीज़ की बात हो रही है. अगली सीरीज़ की बात करें मतलब 4D सीरीज़ की बात करें तो 5s इज़ फिल्ड प्रायर देन 4D. ठीक है, तो मतलब s ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन पहले जाता है. ठीक है, अच्छा, अब जब हम इलेक्ट्रॉन रिमूव करेंगे एस ऑर्बिटल में पहले इलेक्ट्रॉन हमने एंटर कराया अकॉर्डिंग टू अबव प्रिंसिपल बिकॉज इट इज़ हैविंग लोअर एनर्जी एंड देन आफ्टर 3d इज फिल्ड. लेकिन जब हम इलेक्ट्रॉन रिमूव करते हैं, इलेक्ट्रॉन इज रिमूव्ड अगेन फ्रॉम द 4s ऑर्बिटल. ठीक है, इलेक्ट्रॉन रिमूव भी पहले कहाँ से होगा? पहले 4s से रिमूव होगा और उसके बाद 3d से रिमूव होगा. ठीक है, तो ये याद रखिएगा. तो आपको आयंस के इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन में कोई दिक्कत नहीं होगी. इलेक्ट्रॉन एंटर भी पहले 4s में ही कर रहा है और इलेक्ट्रॉन जब हम रिमूव करेंगे आयंस के लिए तो वो भी 4s से ही पहले रिमूव करेंगे. ठीक है, तो देखते हैं, इस बात को समझने की कोशिश करते हैं एग्जाम्पल्स के थ्रू. As we know that all the transition metals are metals, so they are electropositive in nature, so they always donate electrons. It means electrons are always removed from them. ठीक है, they all having positive nature, वो electropositive होंगे, they will form cations. ठीक है, तो चलिए बात करते हैं cations की. सबसे पहले देखिए यहाँ क्रोमियम का ही देखते हैं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन. Cr3+ है यहाँ. ठीक है, वैसे तो क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन हम जानते हैं. व्हाट इज़ द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ क्रोमियम? याद करने के लिए भी मैंने बोला था 3d5 4s1. यही था ना इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन. लास्ट आगे का तो सभी को पता है, ये पीछे का 3d5 4s1 था. ठीक है, हमेशा 3d को भरते 4s को पहले हैं, उसके बाद 3d को फिल करते हैं, लेकिन लिखने में हमेशा 3d को पहले लिखते हैं फिर 4s को लिखते हैं. ठीक है, और जब इलेक्ट्रॉन इसीलिए जब इलेक्ट्रॉन रिमूव करते हैं तो पहले 4s से रिमूव करेंगे फिर 3d से रिमूव करेंगे. यहाँ पे आयनिक चार्ज कितना है? 3+. इट मीन्स 3 इलेक्ट्रॉन्स आर रिमूव्ड फ्रॉम क्रोमियम. तो अगर 3 इलेक्ट्रॉन आप रिमूव कर रहे हैं तो पहला इलेक्ट्रॉन कहाँ से रिमूव करेंगे? इस 4s से. मतलब ये 1 हम रिमूव कर देंगे. ठीक है, फिर उसके बाद हम और कितना रिमूव करना है? हमें अभी 2 इलेक्ट्रॉन और रिमूव करने हैं, तो वो 2 इलेक्ट्रॉन कहाँ से रिमूव होंगे? 3d से. ठीक है, तो अब अगर 3d5 से 2 इलेक्ट्रॉन और रिमूव हो गए तो क्या बच गया? 3d3 हो गया, ये है ना. सो व्हाट विल बी द अल्टीमेट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन? इट इज़ लाइक दिस. ये सब तो यहाँ तक कॉमन है. 4s हट गया क्योंकि 4s से जो एक इलेक्ट्रॉन था वो खत्म हो गया और 3d5 इज कन्वर्टेड इनटू 3d3. आई होप ये समझ में आया होगा आपको. ठीक है, एक एग्जाम्पल और देखते हैं. चलिए कॉपर वाला देखते हैं. क्रोमियम एंड कॉपर आर एक्सेप्शन, दैट्स वाई आई एम टेकिंग क्रोमियम एंड कॉपर. ठीक है, कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन नॉर्मल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, जब वो आयनिक फॉर्म में नहीं है, मतलब कॉपर 0, तो उस समय पे उसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन हमने क्या देखा है? 3d10 4s1.
ठीक है। अभी आपको कॉपर प्लस बनाना है। कॉपर प्लस इसका मतलब एक प्लस चार्ज चाहिए कॉपर के ऊपर, तो एक प्लस चार्ज का मतलब यू हैव टू रिमूव 1 इलेक्ट्रॉन। वो 1 इलेक्ट्रॉन आप कहाँ से रिमूव करोगे? फ्रॉम 4s। ठीक है, तो अब जो कॉपर प्लस का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होगा दैट विल एंड एट 3d10, 4s विल नॉट बी देयर। लेट अस सी दिस, नीचे होगा ये, हाँ देखिए कहाँ, ये कहाँ एंड हो रहा है? 3d10 पे। ठीक है, तो आयंस का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन मुझे लगता है आपको लिखना समझ में आ गया होगा। आप बाकी के सारे की प्रैक्टिस करिए और यहाँ से चेक भी कर लीजिए। ठीक है, अगर आपने ये कर लिया तो कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में हमें बहुत हेल्प मिलेगी, क्योंकि हमें कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का सबसे बेसिक क्या चाहिए कि हमें 3D सीरीज़ का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन याद हो, और उस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन में हमें वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ज़्यादा अच्छे से याद हो, और उसके बाद उसके एक्सेप्शंस को हम ध्यान में रखिए, और साथ ही साथ हम उनके आयंस का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन कैसे करेंगे? बाय सीइंग द चार्ज एंड रिमूविंग द इलेक्ट्रॉन फर्स्ट फ्रॉम द s ऑर्बिटल एंड देन आफ्टर d ऑर्बिटल। ठीक है, तो ये बात अगर समझ में आ गई होगी तो आयंस का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखने में कोई दिक्कत नहीं होगी। फिर भी अगर कोई दिक्कत हो तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं जनरल प्रॉपर्टीज़ की, कि ट्रांजिशन मेटल्स की प्रॉपर्टी क्या है। ठीक है, सिंस दीज आर मेटल्स, तो मेटल्स की अपनी कुछ कॉमन प्रॉपर्टीज़ होती हैं, तो वो प्रॉपर्टीज़ तो हमें यहाँ देखने को मिलेगी, जैसे कि हार्ड है, लशरस है, दे है आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर, तो ये सारी चीज़ें तो कॉमन है ही। ठीक है, तो वही सारी प्रॉपर्टीज़ हम पहले देखेंगे, जनरल प्रॉपर्टीज़। ठीक है, सबसे पहली चीज़ क्या है कि डी ऑर्बिटल पेरिफेरी की तरफ है। ये मीन डी ऑर्बिटल है ना, डी ऑर्बिटल इज ऑलवेज टुवर्ड्स द पेरिफेरी, मतलब एस पी, मैं स्टार्टिंग से कन्फिगरेशन की बात कर रही हूँ, एस और पी के बाद ही ना डी और एफ आते हैं, तो दीज आर हैविंग द ऑर्बिटल्स विच आर लोकेटेड टुवर्ड्स द पेरिफेरी, दैट्स वाई दे आर इन्फ्लुएंस्ड बाय द सराउंडिंग। ठीक है, मतलब अब इस एटम के चारों ओर की सराउंडिंग के ऊपर भी इस सराउंडिंग का इफेक्ट इस पर पड़ेगा। ठीक है, बिकॉज डी ऑर्बिटल्स आर लोकेटेड एट द पेरिफेरी। ठीक है, उसके अलावा कुछ कॉमन प्रॉपर्टीज़ हम लोग जानते हैं, दे हैव वैरायटी ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट। क्यों है इतनी सारी ऑक्सीडेशन स्टेट? बिकॉज दे हैव वेकेंट, डी ऑर्बिटल्स वेकेंट है, और डी ऑर्बिटल में नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं। जितने इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते जाएंगे 1 2 3 4 5, उतना ही ज़्यादा उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ती चली जाएगी। ठीक है, दे हैव वैरायटी ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट्स, वेरिएबल वैलेंसीज, दे आर हैविंग अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने से बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ अपने आप आ जाती हैं। दे आर पैरामैग्नेटिक इन नेचर, दे शो द मैग्नेटिक बिहेवियर। ठीक है, दे हैव द कैटालिटिक प्रॉपर्टी। ठीक है, दे, अब ये इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है तो दे विल फॉर्म द मेटालिक बॉन्डिंग करेंगे। बहुत स्ट्रॉन्ग मेटालिक बॉन्डिंग होती है इनके बीच में। ठीक है, मेटालिक बॉन्डिंग अलॉन्ग विथ 3 डायमेंशनल कोवेलेंट बॉन्डिंग भी होती है। ठीक है, तो ये जो मेटालिक बॉन्डिंग की वजह से भी इसमें कई सारी प्रॉपर्टीज़ हमें देखने को मिलती है। दे आर वेरी हार्ड, दे हैव हाई हीट ऑफ एटमाइजेशन। ठीक है, ये सारी चीज़ें अभी आगे डिस्कस करेंगे। इसके अलावा इनकी कॉमन प्रॉपर्टी है, दे फॉर्म कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाते हैं जिसमें ये वेराइटी ऑफ लिगेंड से कंबाइन करते हैं। ठीक है, लिगेंड्स क्या होते हैं ये अभी जब कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री पढ़ेंगे तो वहाँ देखेंगे। ठीक है, लिगेंड्स आर इलेक्ट्रॉन डोनेटर, ये इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करते हैं और मेटल के साथ बॉन्डिंग करते हैं। ठीक है, लिगेंड और मेटल आयन के बीच इलेक्ट्रॉन पेयर की बॉन्डिंग होती है। ठीक है, 1 डोनेट्स एंड 1 एक्सेप्ट। ठीक है, तो वो हम लोग अभी जब कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री पढ़ेंगे तो वहाँ देखेंगे। ठीक है, अभी उसके बारे में मैं कुछ बात नहीं कर रही, लेकिन आप ये याद रखिए, दे फॉर्म कॉम्प्लेक्स कंपाउंड थ्रू द वेराइटी ऑफ लिगेंड्स। ठीक है, और इसके अलावा ये क्या करते हैं, दे हैव पैरामैग्नेटिक बिहेवियर, ये हमने डिस्कस ही कर लिया। तो ये सारी तो कॉमन प्रॉपर्टीज़ हो गई इनकी। ठीक है, इसके अलावा दे हैव वेरी हाई अमाउंट ऑफ एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। ठीक है, चलिए लेट अस मूव टुवर्ड्स इट्स फिजिकल प्रॉपर्टी। क्रिस्टलाइन होंगे, ज़्यादातर क्रिस्टल स्ट्रक्चर बनाएंगे। देखिए आप इतने सारे तरीके के CCP, BCC, सारे इस तरह के स्ट्रक्चर्स बना रहे हैं जो हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ रखे हैं। ठीक है, अब बात करते हैं इनके नॉर्मल फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की, क्या क्या हो सकती हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज़। अब मेटल्स है, ठीक है, तो टिपिकल मेटालिक प्रॉपर्टीज़ तो होंगी, मतलब हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ, दे हैव हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ। ठीक है, डक्टिलिटी हाई होगी, मैलिएबिलिटी हाई होगी,
इलेक्ट्रिकल, दे हैव थर्मल इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, ठीक है, दे आर गुड कंडक्टर्स बिकॉज दे हैव अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, दे आर पैरामैग्नेटिक इन नेचर, दे हैव मेटालिक लस्टर, लस्टर का मतलब शाइन, दे हैव मेटालिक लस्टर, ठीक है। एक्सेप्ट, ये सारी चीज़ें जो मैं मेटल की, नॉर्मल मेटल की प्रॉपर्टी बता रही हूँ, दिस इज़ नॉट सीन इन जिंक, कैडमियम एंड मर्करी. वाई दिस इज नॉट सीन इन जिंक, कैडमियम एंड मर्करी? बिकॉज दे आर एक्सक्लूडेड फ्रॉम द ट्रांजिशन सीरीज, बिकॉज दे डोंट हैव अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन. अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ही नहीं तो पैरामैग्नेटिक नेचर कहाँ से आएगा? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ही नहीं तो कंडक्टिविटी कहाँ से आएगी? ठीक है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ही नहीं तो स्ट्रॉन्ग मेटेलिक बॉन्डिंग कहाँ से बनेगी? तो टेंसाइल स्ट्रेंथ कहाँ से आएगी? ठीक है, थर्मल कंडक्टिविटी कहाँ से आएगी? तो ये सारी चीज़ें जिंक, कैडमियम एंड मर्करी में नहीं. दैट्स वाई दे आर एक्सक्लूडेड फ्रॉम द ट्रांजिशन सीरीज, बिकॉज दे आर हैविंग फिल्ड, completely filled d orbitals, they don't have any vacant d orbital और unpaired electron. ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं. दे आर हार्ड, दे आर वेरी हार्ड. ठीक है, ये हार्ड भी हैं, मेटल है तो हार्ड भी होगा. जिंक, कैडमियम, मरकरी की बात नहीं कर रही, उनको एक्सक्लूड करके बाकी की बातें हो रही है. ठीक है, हार्ड है एंड दे हैव वेरी लो वोलेटिलिटी. सॉलिड्स का की वोलेटिलिटी कम होती है वैसे भी, तो वोलेटिलिटी इनकी क्या हो जाएगी? वेरी लो. आगे बढ़ते हैं. मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट ट्रांजिशन मेटल्स का बहुत ही हाई होता है. वाई इट इज़ वेरी हाई? बिकॉज दे हैव मेटेलिक बॉन्डिंग, स्ट्रॉन्ग मेटेलिक बॉन्डिंग. और ये मेटेलिक बॉन्डिंग, मेटेलिक बॉन्ड्स आर स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड. मेटेलिक बॉन्डिंग और भी स्ट्रॉन्गर होती जाएगी अगर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बढ़ता चला जाएगा. अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बढ़ता चला जाएगा, मेटेलिक बॉन्डिंग और स्ट्रॉन्गर होती चली जाएगी. तो डी ऑर्बिटल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं अनपेयर्ड? 5 इलेक्ट्रॉन्स, यानी 5 तक ये हमें इंक्रीज देखने को मिलेगा मेटेलिक बॉन्डिंग में. इसलिए आप यहाँ ये ट्रेंड देखिए, अगर आप अपनी एनसीईआरटी बुक से इस ट्रेंड को देखिएगा एटॉमिक नंबर के साथ. ये तो एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन का ट्रेंड है, आप यहाँ पे दिख रहा है, ये यहाँ पे देखेंगे हम लोग इसको. लेट मी क्लियर दिस फर्स्ट. सॉरी, अभी आपको ये दिख रहा होगा, ये ट्रेंड देखिए. जब D5 पे हम लोग पहुँच रहे हैं, क्रोमियम है, मोलिब्डेनम है, ठीक है, टंगस्टन है, तो हमें ये D5 पे मेल्टिंग पॉइंट की वैल्यू हाईएस्ट मिल रही, पीक मिल रहा है. ठीक है, अब आप कहेंगे कि Mn और टेक्टिनियम यानी मैंगनीज और टेक्टिनियम में भी तो D5 है, लेकिन वहाँ पे ये डिप क्यों दिख रहा है? ये डिप, ये थोड़ी सी एबनॉर्मल प्रॉपर्टी है यहाँ. केमिस्ट्री इज़ फुल ऑफ एबनॉर्मेलिटी एंड एनॉर्मलस बिहेवियर. सो दिस इज़ एनॉर्मलस बिहेवियर ऑफ मैंगनीज एंड टेक्टिनियम. ठीक है, अदरवाइज आपको सब जगह इंक्रीज दिख रहा होगा, रेगुलर इंक्रीज ऑफ मेल्टिंग पॉइंट. अलॉन्ग दिस इंक्रीज इज रेगुलराइज विद द इंक्रीज इन नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन. अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे 3d5 पे मैक्सिमम होगा. अब जब 5 हो गया तो उसके बाद तो पेयरिंग स्टार्ट होगी, क्योंकि अब तो अनपेयर्ड इससे ज़्यादा रह नहीं सकते, इसलिए उसके बाद हमें रेगुलर डिप भी दिख रहा है. ठीक है, इन द मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट. ठीक है, ये हो गई इसकी बात. अब बात करेंगे हम लोग हीट ऑफ एटमाइजेशन की. हीट ऑफ एटमाइजेशन या एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन क्या होता है? एंथैल्पी चेंज दैट अकम्पनीज टोटल सेपरेशन ऑफ ऑल एटम्स इन अ केमिकल सब्सटेंस. अब किसी भी केमिकल सब्सटेंस में जितने एटम्स हैं उन सारे एटम्स का सेपरेशन, ठीक है, उसके लिए जितनी एनर्जी रिक्वायर्ड है, दैट इज़ कॉल्ड एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन. अब ये रिक्वायर्ड एनर्जी है, सो द एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन इज ऑलवेज पॉजिटिव. ठीक है, मेटल्स जो ट्रांजिशन मेटल्स है, दे हैव वेरी हाई एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन. दैट्स वाई इट मीन्स अ लॉट ऑफ एनर्जी शुड बी गिवन टू रिमूव एटम्स फ्रॉम देयर केमिकल सब्सटेंस. आपने देखा कि क्रिस्टलाइन नेचर है, HCP, BCC, ये सारे लैटिस स्ट्रक्चर्स बन रहे हैं, तो अब इन लैटिस स्ट्रक्चर्स को तोड़ने के लिए हाई हीट ऑफ एटमाइजेशन देना पड़ेगा. ठीक है, मतलब इनको तोड़ना बहुत मुश्किल है, बिकॉज दे हैव वेरी स्ट्रॉन्ग मेटालिक बॉन्डिंग अलॉन्ग विथ 3 डायमेंशनल कोवेलेंट बॉन्डिंग भी है इसमें. ठीक है, तो आप अभी 3 डायमेंशनल कोवेलेंट बॉन्डिंग वाला पोर्शन छोड़िए, आप ये जानिए कि इनमें बहुत स्ट्रॉन्ग मेटालिक बॉन्डिंग है, तो उसको तोड़ने के लिए, उस लैटिस को तोड़ने के लिए हमें हाई हीट ऑफ एटमाइजेशन भी देना पड़ेगा. इट मीन्स बहुत ज़्यादा हाई वैल्यू है हीट ऑफ एटमाइजेशन की. बहुत सारे क्वेश्चन इस पे बेस्ड भी आते हैं. ये आपको दिख रहा है, ये ग्राफ देखिए, दिस इज़ ग्राफ ऑफ हीट ऑफ एटमाइजेशन.
ठीक है, एटॉमिक नंबर के साथ। अब ये तीनों सीरीज़ के लिए है, द फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड सीरीज़। द फर्स्ट सीरीज़ इज़, ये फर्स्ट सेकेंड थर्ड लिखा हुआ है, लेकिन एक्चुअल में ये वाली हमारी 3D सीरीज़ है, ठीक है। फर्स्ट जो है वो 3D सीरीज़ है, सेकेंड वन इज़ 4D, दिस वन इज़ 4D एंड दिस इज़ 5D सीरीज़। तो अगर आप इनका भी ट्रेंड देखिए आपस में, तो आपको क्या मिल रहा है? अगर हम एटॉमिक नंबर के साथ हीट ऑफ एटमाइजेशन देखें तो 5D इज़ हैविंग द हाईएस्ट हीट ऑफ एटमाइजेशन, देन 4D एंड देन 3D। इसका मतलब जैसे जैसे हम हैवी मेटल्स की तरफ बढ़ते चले जाएंगे, हैवी ट्रांजिशन मेटल्स की तरफ बढ़ते चले जाएंगे, क्योंकि 3D तो ऊपर है, 4D है, फिर 5D नीचे है, तो मतलब हम हैवी ट्रांजिशन मेटल की तरफ बढ़ रहे हैं, क्योंकि एटॉमिक मास का हाई इंक्रीज़ है ना। इसका मतलब आप हैवी मेटल्स की तरफ बढ़ेंगे तो हीट ऑफ एटमाइजेशन की वैल्यू बढ़ती चली जाएगी, बिकॉज ऑफ वेरी फ्रीक्वेंट मेटल मेटल बॉन्डिंग और मेटालिक बॉन्डिंग, ठीक है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि हीट ऑफ एटमाइजेशन क्या है, तो हीट ऑफ एटमाइजेशन है, या एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन क्या है? एटम्स को रिमूव करने के लिए, क्रिस्टल स्ट्रक्चर या लैटिस स्ट्रक्चर से एटम्स को रिमूव करने के लिए, अलग करने के लिए, सेपरेट आउट करने के लिए जितनी एनर्जी रिक्वायर्ड है, दैट इज एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। इट इज़ ऑलवेज पॉजिटिव फॉर द केस ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स। वाई इट इज़ पॉजिटिव? बिकॉज इट इज़ रिक्वायर्ड एनर्जी, ठीक है। और इट इज़ वेरी हाई इन केस ऑफ ट्रांजिशन मेटल्स। वाई इट इज़ हाई? बिकॉज इट इज़ दे आर हैविंग वेरी स्ट्रॉन्ग मेटल मेटल बॉन्डिंग, ठीक है। अब ये हाई है, उसके बाद अब अगर आपको कहा जाए 3D 4D 5D को कंपेयर करिए, तो 5D इज़ हैविंग द हाईएस्ट हीट ऑफ एटमाइजेशन, बिकॉज दे आर हैवी मेटल्स। हैवी मेटल्स के केस में मेटल मेटल बॉन्डिंग और स्ट्रॉन्गर होगी, ज़्यादा फ्रीक्वेंट होगी, ठीक है, ज़्यादा होगी, नंबर भी बढ़ जाएंगे उनके, तो इस वजह से वहाँ पे हीट ऑफ एटमाइजेशन और ज़्यादा होगा, ठीक है। इसके बाद हमें एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट डिस्कस करना है, दैट इज़ लैंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन, दैट विल बी सीन इन द ट्रेंड ऑफ एटॉमिक साइज़ और आयनिक साइज़। इसके बाद हम लोग एटॉमिक और आयनिक साइज़ डिस्कस करेंगे, विच विल बी डिस्कस्ड इन द नेक्स्ट क्लास। बिफोर दैट complete whatever is discussed in the lecture, okay, and make your notes. Tomorrow we will discuss the trend of or variation of atomic and ionic sizes in transition metals, and in between we will discuss the very important concept, that is lanthanide contraction. That's all for today. Thank you very much.